और चलिए बीजेपी नेता ओम माथुर से हमारे सहयोगी खास बातचीत करी है, सुनिए जरा। चर्चा आती होगी, लेकिन प्रभारी बनने के बाद और साल भर लगभग मैंने छत्तीसगढ़ देखा है और 90 विधानसभाओं में भी 2-2, 3-3 बार जाके आया हूँ। वहाँ के कार्यकर्ता और वर्तमान जो सरकार है वहाँ की कांग्रेस की, उसके भ्रष्टाचार की जबरदस्त लोगों में आक्रोश है और वो आक्रोश हमने प्रकट भी जनता के बीच में किया है। और मैं मेरे संगठन के आधार पर, कार्यकर्ताओं के आधार पर और जिस प्रकार का दृश्य मैंने वहाँ देखे हैं और वायुमंडल देख, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक कंफर्टेबल मेजोरिटी से सरकार बनाने जा रही है। आप गए थे तो वहाँ स्थितियाँ अच्छी नहीं थी, सभी लोग जानते हैं, बहुत मुश्किलें थी और मेरे ख्याल से आपके करीब दर्जन भर से ज़्यादा कार्यकर्ताओं की मौत भी इन चुनावों में हुई। नहीं लगता कि इतनी बड़ी चुनौती फिर सरकार कैसे बना पाएंगे? देखिए, ये चुनौती जो आप कार्यकर्ताओं की कह रहे हैं वो तो नक्सलवाद की वजह से एक तरह से काफ़ी लंबे वर्षों से है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि नक्सलवाद की 12 सीट में से हम 11 सीट जीते हुए हैं। इस बार एक भी सीट नहीं है, ये बात भी सही है आपकी। लेकिन जब व्यक्ति नीचे तक जाता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल खड़ा करता है, कार्यकर्ताओं को खड़ा करता है। और देखिए, कुल मिलाकर के मैंने 2 इशूज सामने रखे जीतने के लिए। एक तो वहाँ की वर्तमान कांग्रेस सरकार का भ्रष्टाचार और दूसरा केंद्र सरकार की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं नीचे तक कितनी पहुंची कि नहीं पहुंची है। इन 2 इशूज़ को लेकर के मैं मैदान में गया और कार्यकर्ताओं ने पूरी ताकत लगाई। एक खाली प्रारंभ में ही मेरे प्रभारी बनते यानी गत वर्ष 22 में ही एक बड़ा आंदोलन प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर किया। 8 लाख मकानों की 3 केंद्र की किस्तें छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी थी, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने अपना राशि न देने की वजह से वो 8 लाख परिवार मकानों से वंचित रह गए। हमने उस इशूज़ को खाली ऐसे घोषणा नहीं की, हमने बाकायदा 8 लाख फार्म कैसे भरे जाए तो फार्म बनवाए। हमारा कार्यकर्ता चाहे वो सीनियर है, चाहे जूनियर है और चाहे वो वर्तमान 15 साल मंत्रिमंडल में, सबको उस काम में लगाया और फार्म भरे। 8 लाख तो वो फार्म आए, उसके साथ साथ 4 लाख एक्स्ट्रा फार्म आए जिनकी अपेक्षा थी। और फिर हमने रैली की, वो रैली बड़ी ऐतिहासिक रैली हुई और उससे गांव के व्यक्ति को पता लगा कि मेरा मकान अगर कोई रोकने वाला है, मुझे पक्की छत मिलती, कोई रोकने वाला है तो ये भूपेश बघेल है, इसको इस बार सबक सिखाना है। लेकिन वहाँ रमन सिंह को लेकर बातें होती थी कि, और पार्टी में अभी इस वक्त आपका एक बयान भी बड़ा चर्चाओं में है कि कोई चौंकाने वाला ही नाम आ जाएगा। चौंका तो रमन सिंह भी सकते हैं, दूसरे भी कोई चौंका सकते हैं। क्या लगता है यदि आपकी सरकार बनती है? रमन सिंह का नाम स्वाभाविक है, 15 साल उन्होंने सरकार चलाई है और नो डाउट छत्तीसगढ़ का एक ऐतिहासिक विजय किया है, विकास किया है और वो विकास के नाते रमन सिंह जी का नाम भी निश्चित रूप से हो सकता है। अब चौंकाने का वाला मतलब ये होता है कि पार्टी का हमारा एक सिस्टम है और ये निर्णय पार्टी का सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड करता है और सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड ने खाली कार्यकर्ता कमल का फूल देकर के मुझे भेजा था। निर्णय करने का अधिकार मेरे पास नहीं था, लेकिन ये निश्चित रूप से मानने चाहिए हम जो सोशल इक्वेशन, भौगोलिक इक्वेशन वहाँ की है और जो भूल हमारी पिछली बार हुई होगी मान लो, उनको ठीक करते हुए सेंट्रल का पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय लेगा। और ये तो प्रधानमंत्री जी भी बोल के आए हैं, ये गृह मंत्री जी भी ऐसी चीज़ें बोल के आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप इनको जिताओ, देखो मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। माथुर साहब, राजस्थान की आपसे बात ना करें ऐसा संभव भी नहीं है। लोग जो फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं वो जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार राजस्थान में क्या होने वाला है। आपने कई चुनाव देखे हैं और मेरे ख्याल से आपने 199 सीटों का मोटे तौर पर इन 2 दिनों में आकलन भी कर लिया होगा। 2 दिन से आप यहाँ हैं तो आपको मालूम भी होगा। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आ रही है लगभग? देखिए, मैं सीटों की तो एग्जैक्ट घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान, क्योंकि मैं 16-17 के बाद आया, पहला प्रवेश भी मेरा 20 तारीख को पाली में, जहाँ जाडन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी थे उस रैली में हुआ। उसके बाद मैं 3-4 दिन जरूर उस पश्चिमी राजस्थान में घूमा हूँ। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी अच्छे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। अच्छा बहुमत क्या 101 का माना जाए, 135 का माना जाए, 125 का माना जाए, या फिर अच्छा बहुमत जो है 150 का माना जाए? वैसे तो 163 को भी आपने अच्छा क्या बहुत अच्छा माना है। मुझे लगता है कि 3 तारीख तक आप लोगों के लिए विषय छोड़ना चाहिए घोषणाओं के लिए। आजकल भविष्यवाणी का काम पत्रकारों के जिम्मे कर रखा है, तो वो घोषणा करें। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है। देखिए, चर्चा जब चलती है तो
हमेशा कई तरीके की चर्चाएं चलती है। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जी ने अगर किसी को बहुत बड़ा पद दे दिया है तो दोबारा नहीं देते, कुछ लोग कहते नहीं दोबारा भी दे देते हैं। फिर आप पर भी बात आकर ठहरती है, हर बार चर्चा चलती है। 2013 से 18 के दौर में भी आपका नाम चर्चाओं में रहा, फिर कोई ना कोई चर्चा कर देता है। तो ये चर्चाएं जो हैं, कब तक चर्चाएं बनी रहेंगी? हालांकि एक चीज़ तो है, प्रधानमंत्री मोदी ने आपके लिए जो स्टेज से बोला था पाली में, उन्होंने कहा था कि मैं और ये झोला उठाकर या थैला उठाकर साथ चला करते थे। तो अब एक उम्मीद होती है, आपके लोगों को भी इंतज़ार है आपका कि अब शायद माथुर साहब के लिए कुछ हो। मेरे लिए क्या कमी रखी प्रधानमंत्री जी दूं या पार्टी ने कह दूं? आज पूरे हिंदुस्तान में गिने चुने लीडर्स में मेरा नाम है, ये क्या कम बात है क्या? और मुझे हमेशा पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के संगठन ने ऐसी परिस्थितियों में विपरीत, जो आपने प्रारंभ में शुरुआत ही उसी से की थी कि ऐसी विपरीत परिस्थिति, तो मेरे लिए ये क्या कम है? इससे बड़ा कोई दायित्व नहीं हो सकता कि मुझे कोई ऐसी चैलेंज वाली टास्क दी जाए, और वो दी है और मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते निभाता आया हूँ। और मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर कोई परमानेंट कोई है पद या कह दूं या दायित्व, तो कार्यकर्ता है। और इसलिए पार्टी जो भी काम दे वो काम स्वस्थ मन से करते रहो, उसी में सबका है। कभी कल्पना नहीं की होगी पार्टी ने 52 से जब शुरू हुए कि देश में इस तरह का प्रधानमंत्री बीजेपी का कार्यकर्ता बन जाएगा। तो ये चीज़ें तो चलने वाली है। और जहाँ तक मेरे मित्र मंडली के दो जो आपने प्रश्न किया है, वो मुझे मिलकर ही प्रसन्न होते, वो कोई मेरे पद से प्रसन्न नहीं होते, मेरे दायित्व से प्रसन्न नहीं होते। वो मेरी पुरानी, और निश्चित रूप से क्योंकि राजस्थान में 90 में सबसे पहले हमने सरकार बनाई और उस समय भी मिली जुली सरकार बनाई, और उस परिस्थितियों में जब सरकारें भंग हुई थी, 5 सरकारें, उसमें भी रिपीट हमने 93 में की। तो ये क्या कम बात है क्या? भैरू सिंह जी चुनाव लड़ने जाते हैं गंगानगर, और मैं ले जाता था मेरे वहाँ, अब वो वहाँ तीसरे नंबर पे रहते हैं और वहाँ जीत के आते हैं। ये कम बात है क्या मेरे लिए? इससे बड़ा दायित्व है, इससे बड़ा मुझे कहना चाहिए कि क्या तोहफा मिल सकता है? एक सवाल, संगठन महामंत्री आप रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, दरवाजे खुले रहते थे, कोई भी आपके अंदर प्रवेश कर जाता था, चला जाता था, पर्ची का सिस्टम भी नहीं था, कोई ऊपर वाला जो कक्ष था उसमें आ जाता था। वो जो दौर था और आज का जो दौर है पूरे देश में, तो उनमें कितना अंतर पाते हैं कार्यकर्ता से मिलने का, या फिर कार्यकर्ता भी दौर के हिसाब से बदल गए? ये स्वाभाविक है। हम लोगों का दौर अलग तरह का था, हम प्रारंभ करने वाले लोगों में थे। अब 90 के दशक की आज तुलना करोगे, ये गलत है। तो युग बदलता है, युग बदलता है, उसके अनुसार सारी चीज़ें बदलती है, सारे विषय बदलते हैं, इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं रह जाता। युग के साथ लोग बदलते हैं, हर एक का अपना स्वभाव भी जुड़ा रहता है। हम भैरू सिंह जी रोज़ सवेरे सेक्रेटरी जाने से पहले कार्यालय आ जाते थे, लॉन में बैठ के गपशप करके फिर सचिवालय जाते थे। अब व्यस्तता की बड़ी है, काम भी बड़े हैं, पार्टी भी बड़ी हुई है, क्षेत्र भी बड़े हुए हैं, कार्यकर्ता भी बड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें अलग अलग तरह से युग के साथ मनुष्य भी बदलता है, पार्टी भी बदलती है, समाज जीवन भी बदलता है, काम करने के तरीके भी बदलते हैं। तो ये अपने अपने ढंग से काम करने के तरीके हैं। भैरव सिंह जी से कई लोगों ने सीख ली है, आप भी उनके साथ रहे, आपने सीख भी ली और उनके साथ भी रहे। आपको क्या लगता है कि उनके नक्शे कदम पर प्रॉपर ढंग से कौन लीडर चल रहा है राजस्थान में? क्योंकि बहुत सारे हैं जो उस दौर के हैं, उनके आसपास तुलना करता हूँ। मैं अपना आप को मानता हूँ कि जिस तरह उनका पूरा ड्राइंग रूम से लगाकर बेडरूम खुला रहता था, मैं उन्हीं की तरह जीवन जीता हूँ। बाकी दूसरों के बारे में मुझे क्यों तुलना करनी, कौन चल रहा है क्यों नहीं, ये सर्टिफिकेट मुझे क्यों दूँ किसी को? लेकिन एक होता है, एक आपका जो कास्ट है वो माथुर है। जब कास्ट की बात आती है तो राजस्थान में चर्चा चल निकलती है कि दलित या राजपूत या फिर जाट या फिर मीणा, ब्राह्मण, वैश्य। तो माथुर जो है आपकी कास्ट है, अगर माथुर को देखा जाए तो राजस्थान में बहुत कम होंगे। तो ऐसे में कई बार लगता है लोगों में चर्चा चल निकलती है, तो साहब माथुर को तो सीएम बनाया जाना बहुत मुश्किल है राजस्थान में। तो ये तो लोगों से पूछिए, मेरा इसमें साफ का उत्तर है। और कांग्रेस का इतिहास देखना चाहिए राजस्थान बनने के बाद। ये प्रश्न कोई ऐसा नहीं होता है, और मैं उस रेस में अभी हूँ भी नहीं, तो मैं काहे के लिए इसकी चिंता, मैं इसकी क्यों, ना लोगों को चिंता करनी चाहिए मेरी, ना मुझे इसकी चिंता। मोदी जी तो चौंकाते तो हैं, एक चीज तो आप मानते हो, मोदी जी हमेशा चौंकाते। मोदी जी को आपको पूछना पड़ेगा वो किसको चौंकाएंगे, कब चौंकाएंगे वो जाने। लेकिन मैं अपनी जगह बहुत स्वस्थ हूँ,
बहुत ठीक हूँ और बहुत अच्छी तरह से पार्टी का काम कर रहा हूँ। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु, मुझे सदैव पार्टी का कार्यकर्ता बनाए रखे, मेरे से कोई ऐसी भूल नहीं हो जिससे पार्टी में किसी तरह का हानि हो, ये मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहता हूँ। पाली, जालौर और सिरोही, ऐसा संभव ही नहीं है कि जब प्रधानमंत्री या अमित शाह आपके साथ बैठे हैं, पाली पूरे राजस्थान की बात करते हैं, लेकिन पाली, जालौर, सिरोही से तो आपका खास प्रेम है। क्या लगता है आपको, ये क्षेत्र फिर से भाजपा के ज़्यादा विधायक आएंगे आपके? निश्चित रूप से 90 के बाद से ही, हम 33 थे तब भी साथ में उन इलाकों में थी, और वो 90 से हमने, और 85 से कह सकता हूँ, जब मैं बीजेपी में नहीं आया था तब से, किसान संघ का, तब से हमने और भैरव सिंह जी ने बैठ करके निर्णय किया था, अच्छी तरह से सोशल इक्वेशन किया। आप 90 में भी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सीटें हमारे यहाँ जीती थी, 16 में से 13 सीट बीजेपी की थी वहाँ, और जब 33 आए तो 5 उन जिलों में से थी। तो ये वो वहाँ का एक वो कोई ज़माने में एकदम शुद्ध रूप से कांग्रेसी क्षेत्र था, धीरे धीरे पूरे प्रदेश में ऐसा वायुमंडल बना है। एक और आखिरी सवाल, आप कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, जुलते हैं, सामान्य प्रोसेस होता है कार्यकर्ताओं से मिलना अमूमन, लेकिन कई राज्यों में आपको, ऐसे राज्यों में भेज दिया गया कि महाराष्ट्र भी आपको भेजा, आपको झारखंड भी भेजा, छत्तीसगढ़ भेज दिया, यूपी भेज दिया, एमपी भेज दिया, गुजरात आप लंबे समय रहे, राजस्थान के आप हैं, राजस्थान में भी एक्टिव रहे। इन सब के अलावा एक घड़ी तो ऐसी आती है कि आदमी को लगता है कि हाँ, अब तो ऐसा स्टेट मिले कि हाँ, चीज़ें बैलेंस है, उनको और ज़्यादा अधिक बैलेंस करें। थोड़ा सा चुनौतियों जगह पे आपको भेजा जाता है, लेकिन एक बार मन करता है कि हाँ, अब थोड़ा सा कम चुनौती वाली जगह लें। नहीं, मेरा मन नहीं करता। मैं तो शुरू से, मेरी एजुकेशन लाइफ से ही, मैं बिल्कुल गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ, और गांव से ही बड़ा हुआ हूँ, और गांव की स्कूल में ही पढ़ा हूँ, तो इसलिए मैं चुनौती का स्वीकार करने का मेरी आदत है, आज से नहीं। 1972 से मोदी जी भी जानते हैं, हम दोनों साथ साथ के हैं, वो भी जानते हैं, मेरे आसपास के लोग भी जानते हैं, और मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे तो चुनौती स्वीकार करने का आनंद आता है। मैं तो आगे भी चाहता हूँ कि मुझे कोई चुनौती वाला काम दिया जाए, इसलिए मेरे मन में ये बाकी चीज़ें की अपेक्षा नहीं रहती है, लेकिन मैं चुनौती स्वीकार करने का आदी हूँ, और चुनौती में मुझे जाने का मज़ा आता है। मोदी जी, शाह साहब और नड्डा जी किस तरीके के नेता हैं, क्योंकि इन चुनाव में फिर आप उनसे रूबरू है, हर चुनाव में उनके साथ रूबरू तो होते। देखिए, अमित जी, मोदी जी या नड्डा जी, जो भी हो, आज से नहीं है। और आप ये भी देखा होगा कि कोई ऐसा स्थान नहीं रहता कि जहाँ हम डायरेक्ट लाइव नहीं रहते कई जगह, और हम लोगों को गपशप करते हुए आप खूब दिखाते भी हो, हंसी मजाक करते भी दिखाते हो। तो ये पुराने हम लोग हैं, हम काम करते रहे साथ, तो कोई नई चीज़ नहीं है मेरे लिए कि मैं खाली पाली, चित्र या राजस्थान आते हैं तो उनके साथ रहता हूँ। मैं जहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, और लगभग 10 साल तो मैं गुजरात में ही मैंने काम किया, और कठिन परिस्थितियों में भी गुजरात में काम किया, इससे ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में काम, उस समय भी 117 सीट आई थी। एक आखिरी सवाल और माथुर साहब, जब बात चलने के लिए लोग देख रहे हैं, तो टिकटॉक को लेकर जब बात चलती है तो कहा जाता है कि ओम प्रकाश माथुर हैं जो अक्खड़ अंदाज से किसी भी नेता के लिए बोल देंगे कि हाँ, ये जिता हुए, ये नहीं है, और 2 टूक बोलते हैं। मेरा स्वभाव है ये, तो कई बार मैं आप लोगों को भी बोल देता हूँ, तो इसमें नई क्या बात है। और वो जो सत्यता है, जब खुद की कोई अपेक्षा नहीं हो और खुद कोई किसी से मांग नहीं सकता है, मैंने कभी भी किसी से कुछ मांगा नहीं, और इसलिए मेरा स्वभाव है, मैं मेरे गाँव में भी इसी से रहता हूँ, और आज भी मैं ऐसी मत, मैं परिवार में भी ऐसा बोल देता हूँ, मेरे मित्र मंडली में जहाँ बोलना बोल देता हूँ। इसलिए इसको अक्खड़ मत बोलिए, सत्यता को बोलना लोगों को अक्खड़ लगता है, लेकिन सत्यता बोलने से कुल मिला करके पूरे सिस्टम को फ़ायदा करता है। व्यक्ति के साथ मुझे उसका नुकसान होता होगा निश्चित रूप से, लेकिन सत्यता का पूरे सिस्टम को, तो मैं सिस्टम के लिए, भाजपा सिस्टम के लिए जिंदा हूँ। एक बार भाजपा मुख्यालय में कोई कार्यकर्ता आपके पास आया था, मुझे बताते हैं लोग, जब हम पत्रकारिता में आए थे तो आपने किसी पुलिस अधिकारी को ही तलब कर लिया था, या कलेक्टर को, किसी को, उसने अपनी कोई व्यथा बताई कि भाई मुझे इसका जवाब चाहिए, सेम डे जवाब चाहिए, और फिर उसको आना पड़ा। ये तो देखिए रूटीन है, उस समय के काल अलग थे, वैसी बहुत घटनाएं हैं कि लोगों के टिकट भी कटे, तो वो भी हज़ारों की संख्या में कार्यालय को घेरा था, लेकिन मैं अकेला बैठा, कार्यालय में मिला, सबसे मिला, और उनको भी भेजा, रवाना किया। और आज भी मैं स्थायी बैरिकेड्स खड़ा नहीं करता, एलओसी नहीं बनाता, जो कठोर कहता हूँ, लेकिन स्नेह भी पूरा करता हूँ। और थोड़ी सी सीनियरिटी है तो कठोर, अब कौन बचा सीनियरिटी के नाते,
एक दो है, लेकिन उन्होंने इधर उधर थोड़ी कबड्डी खेल दी तो वो उनकी जमी नहीं। और मैं पार्टी के निष्ठा के साथ लगा रहा हूँ, और पार्टी ने जो दायित्व लिया, ना मैं तेरा मेरा करता हूँ, ना पार्टी से विपरीत जाता हूँ। जो भी आज भी कई कार्यकर्ता है टिकट नहीं मिला तो उनको भी यही कहा होगा, काम किया कि नहीं किया तुमने? किसी को भी टिकट मिला, काम किया कि नहीं किया? पहला प्रश्न मैं कार्यकर्ता ये करता हूँ, मुझे पता लगना चाहिए कार्यकर्ता। और जब किसी ने भी मुझे अगर छत्तीसगढ़ भी फ़ोन किया कि ये करनी, तो मैंने वहाँ से अगर फ़ोन पर बात की कि तुमको काम पे लगना चाहिए, हमको कमल का फूल देखना, व्यक्ति नहीं देखना। तो ये मेरे स्वभाव में, तो जितना मैं कठोर हूँ उतना अंदर से मिलने में समझ, आप कोई मेरे बारे में ही नहीं कह सकता कि बिल्कुल रफ आदमी, ऐसा नहीं कह सकता। तो ओम प्रकाश माथुर से इन सब सवालों के जवाब जरूरी थे, और अमूमन कार्यकर्ताओं में भी उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है कि इन सवालों के उत्तर क्या मिलेंगे। हालांकि एक सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जेपी नड्डा के अलावा। फिलहाल तो वो सवाल आप सभी जानते हैं, लेकिन हम उस सवाल को सभी से पूछते भी हैं, जवाब क्या मिलेगा या आप सुनते भी हैं। बहरहाल प्रमुख जो सवाल थे उनके उत्तर हमने लेने की कोशिश की। सहयोगी शंकर के साथ और गिरीश के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।